गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी 12th क्लास में है? कितने स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज से हैं? एसओएल? ओके, एसओएल से सब हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी सी सीए की जर्नी। तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगी। हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 1 अकाउंट से। तो इनको ना आप लोग चैप्टर मत समझो, इनको आप लोग ना अपने दोस्त समझो, ठीक है? कि हमें अकाउंट्स में 100 मार्क्स 90 अबव तक जाने के लिए कितने दोस्त बनाने हैं? 11। हमें 11 अपने दोस्त बनाने हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे हम पहले भी मिले हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे हम आज पहली बार मिलेंगे। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सबको आप क्या मानो? दोस्त। क्वेश्चन आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। जब भी आप कहते हो यार ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप दुश्मनी निभाते हो। जब भी आप कहते हो ये बहुत मुश्किल है, आप दुश्मनी निभाते हो। जब आप कहते हो जाएगा सॉल्व, एक बार देखता हूँ इसमें क्या है, दोस्ती निभाते हो। क्वेश्चन आपके सब दोस्त हैं हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में भी दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं बनेंगे, दोस्त ही हैं आपके, ठीक है? दोस्त कुछ भोले भाले भी होते हैं और कुछ शैतान भी होते हैं। कुछ होते हैं ना खुद ही आपको फंसा देते हैं, फिर बाद में बचाते हैं कि नहीं? बचा भी लेते हैं बाद में। तो आपको भोले भाले दोस्त पसंद है कि शैतान? हाँ, बस वही हैं ये आपके दोस्त हैं। लेकिन दोस्त कैसे हैं? शैतान। ये शैतानी करेंगे लेकिन दोस्ती निभाएंगे। और एग्ज़ाम में आने वाला हर क्वेश्चन 100% शैतान दोस्त है, 100%। वो शैतानी करेगा, ट्रिक्स भी होगा, लेकिन एट द एंड दोस्ती निभाएगा और सॉल्व करने में आपकी मदद क्वेश्चन खुद ही करेगा, ठीक है? तो इनसे घबराना नहीं है, दोस्त है हमारे। हमने 4 महीने बस दोस्ती करनी है। आज हम लोग दोस्ती करेंगे चैप्टर नंबर 6 से। तो हमारे आज के दोस्त का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो आपके चमचमाते नए रजिस्टर के पहले 2 पेजेस छोड़ देना। एक पेज पे हम पेपर फॉर्मेट लिखेंगे बाद में, और एक पेज पे हम कुछ जनरल बातें लिखेंगे पेपर के लिए, वो हम ग्रेजुअली लिखेंगे। अभी आप 2 पेजेस छोड़ दो और 3rd पेज से आप चैप्टर स्टार्ट करो। हमारे दोस्त का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमारा सबसे बड़ा सवाल, भाई तू पेपर में कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स। ये पिछले 3-4 अटैम्प्ट से पेपर के अंदर दिख रहा है। 5 मार्क्स का भी ये आ सकता है, लेकिन ये अब आजकल 10 नंबर का दिख रहा है पेपर के अंदर। तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, सीधा वेटेज 10 मार्क्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट। बिल, यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट। दिल नहीं है, ये बिल है, ठीक है? बिल सुनेंगे इसे, बिल लीगल डॉक्यूमेंट। एक्सचेंज मतलब सेल परचेज में। एक्सचेंज का मतलब है हम सेल परचेज की बात कर रहे हैं, और ये ऑन क्रेडिट। तो 2 जो शब्द हैं यहाँ पर, बिल का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट और एक्सचेंज का मतलब है गुड्स एक्सचेंज्ड फॉर मनी। मनी थोड़ी देर बाद आएगी, सामान क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जिसमें गुड्स आपको मिल जाते हैं कि नहीं? सामान मिल जाता है, सामान मिल जाता है आपको, लेकिन पैसा बायर कह रहा है मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा हो कि सेलर बोले तुम सामान भी बाद में ही ले लेना जब पैसा दोगे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे तो हम कहेंगे बस एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एडवांस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है बस।
कि तुम इतना मुझे पैसे दोगे, मैं तुम्हें तब इतना सामान दूंगा। ना तो वो आज कैश सेल है, ना तो वो आज क्रेडिट सेल है। लेकिन अगर हमने सामान दे दिया, पैसा बाद में आएगा, तो वो क्या है? क्रेडिट सेल। तो क्या आप शिनचैन को जानते हो? जानते हो? अच्छा, बगीरा को? बगीरा को भी जानते हो? बॉब द बिल्डर, बैटमैन, क्या बात है यार, सबको जानते हो। तो बताओ शिनचैन के साथ किसका एग्जाम्पल ले? किसका? हिमावारी नहीं, मुझे बी से चाहिए नाम। बी से, क्योंकि वो हमारे सेलर और बायर को रिप्रेजेंट करेगा। भूरी भूरी? ये मुझे नहीं पता क्या नाम है ये। भूरी भूरी? भूरी मैंने तो नहीं देखा ये कैरेक्टर। ये गलत बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, याद दिलाओ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी। कौन सा कैरेक्टर है ये? भूरी भूरी? चलो शिनचैन के साथ भूरी भूरी लेना है, डन। क्योंकि हमें चाहिए सेलर और बायर, एस और बी, यही हमारे सेलर बायर को रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारे एग्जाम्पल के कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो 4-5 लाइंस का गैप देके फिर लिखना। हमारी सेल हो रही है शिनचैन और भूरी भूरी के बीच में, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो भूरी भूरी ने शिनचैन से क्या सामान खरीदा होगा? कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर है? चोको चिप्स? बहुत बढ़िया, योर गुड नेम? रूपाली। रूपाली बिल्कुल सही से हमें बता रही है, नाम भी और प्रोडक्ट्स भी। तो शिनचैन ने भूरी भूरी को बेचे चॉकलेट चिप्स, चोको चिप्स, चोको चिप्स, 30,000 रुपये के, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 30,000 रुपये का सामान बेचा है। सबसे पहला काम ये है कि सेलर ने बायर को सामान बेचा 30,000 का। बायर ने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता अभी। अच्छा, कब दोगे? 1 महीने बाद दे दूंगा पैसे, मैं आज नहीं दे सकता। तो सेलर ने बोला चलो ठीक है, 1 महीने बाद दे दो। तुमने कभी ये सोचा है कि क्रेडिट सेल होता ही क्यों है? कि सेलर मानता क्यों है कि पैसे बाद में दे देना? मना ही कर दे, मना ही कर दे कि पैसे बाद में का कोई हिसाब नहीं है, अभी दोगे तो सामान ले जाओ, नहीं तो रहने दो। क्रेडिट सेल क्यों होता है? चलो एक वीडियो देखते हैं। कोई रीज़न मिला क्या इस क्लिप से कि कोई सेलर उधार पे क्यों देता है सामान? क्या कह रहे हैं जेठालाल जी? एक तो कह रहे हैं कि भाई सेल्स लो चल रही है, धंधा मंदा चल रहा है, तो चल पैसे बाद में आ जाएंगे, लेकिन चलता तो रहे बिजनेस। चलो कोई नहीं, सामान बिकता तो रहे, पैसे थोड़ी देर बाद दे देना। अच्छा, फिर किस पार्टी को हम ऐसा कर देते हैं क्रेडिट सेल? ट्रस्ट होता है और जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब पेमेंट करने की कैपेसिटी। कैपेसिटी तो है ही इस पर्सन की, ठीक है, वो कह रहा है मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है, डन। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो 1 महीना निकल जाए और जब आप उस बंदे को कांटेक्ट करो तो वो बोले आप कौन? जब आपने कहा कि पैसा दे दे भाई, मेरा 1 महीने हो गए, तो बोल रहा है आप कौन? अब हम क्या करेंगे? अगर सेलर ने क्रेडिट दिया कि चल तू 2 महीने बाद पैसे दे दे, अब 2 महीने निकल गए, अब हम उसको बोल रहे हैं पैसे दे दे, तो वो तो पहचानने से ही इनकार कर रहा है। अब सेलर क्या करे? उसके पास क्या रेमेडी है? 3-4 हट्टे कट्टे बंदे लेके पहुंच जाए बायर के घर, या तो ये कर लो, लेकिन ये तो लॉफुल है नहीं। लॉफुल क्या रेमेडी है? फिर तो एक ही तरीका है, कोर्ट में जाएंगे और क्या कहेंगे? जज साहब दुहाई हो, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने इसको कहा था कि 2 महीने में पैसे देने, इसने हाँ भी किया था, फिर भी ये नहीं दे रहा। तो जज साहब क्या कहेंगे? प्रूफ। बहुत बेसिक सी बात आई ना। जज साहब क्या कहेंगे कि भाई तुमने कहीं लिखी है ये बात कि तुमने इसे कहा था 2 महीने में पैसे देगा और इसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं दूंगा? आप बताओ रिटर्न में होना चाहिए कि नहीं? बस वो जिस पेपर पे लिख दिया उसी का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बस एक प्रूफ है किस बात का? कि मैं अग्री करता हूँ, मैंने सामान लिया है, मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा और जितनी पेमेंट करूँगा वो लिखी हुई है डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो जैसे ही ये भूरी भूरी ने बोला
कि मैं तो पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, कि कर पाऊंगी, पाऊंगा अच्छा, मैं तो पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए। शिनचैन ने कहा कोई बात नहीं, राइटिंग में लेते हैं। ड्रॉ कुछ शिनचैन ने किया, ड्रॉ किया एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट पर इसने क्या क्या लिखा? नाम, भूरी भूरी से पैसे लेने हैं। पैसे कितने लेने हैं? 30,000 रुपये लेने हैं। कितने समय बाद मिलेगा? 2 महीने बाद। 2 महीने स्टार्ट कहाँ से होंगे? आज की डेट से, तो उस पर डेट होगी। सब डिटेल लिख करके सिग्नेचर होंगे। शिनचैन ने बनाया ये डॉक्यूमेंट और उसने अपने कर दिए हैं साइन। शिनचैन ने साइन कर दिए हैं। क्या इस पर भूरी भूरी के भी साइन चाहिए? के बाद बन जाएगी बिना साइन के? नहीं, उसके भी साइन चाहिए। ये जो भूरी भूरी इस पर साइन करेगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। स्टेप नंबर 3। तो पहले होगी सेल, फिर होगा डॉक्यूमेंट ड्रॉ, फिर करेगा बायर उसको एक्सेप्ट। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है। ये एक पेपर है, ये एक पेपर है। आपने कहा मैम रजिस्टर के पेपर पे बना लें? ने कहा नहीं। कहाँ से लाना पड़ेगा पेपर? कोर्ट से। स्टैम्प पेपर, उस पर ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये बन गया है आपका एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। भूरी भूरी ने कहा कि ड्रॉ मैं करूँगा, ड्रॉ मैं करूँगा। लॉ ने कहा नहीं, ड्रॉ तो कौन करेगा? शिनचैन। तुम तो सिर्फ क्या करोगे? एक्सेप्ट। तो उसने कहा ये सब मैं लिख दूँ, नेम डेट टाइम वगैरह? लॉ ने कहा नहीं, ये कौन लिखेगा? शिनचैन। शिनचैन रिप्रेजेंट करता है सेलर, तो ये कौन लिखेगा? सेलर। और इसे एक्सेप्ट कौन करेगा? बायर। तो क्योंकि सेलर ड्रॉ करता है तो सेलर को हम ड्रॉर भी बोलते हैं, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ड्रॉर। और ये एक्सेप्ट करता है, इसको हम ड्रॉई बोलते हैं या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं। तो जिसने सामान बेचा है वो ड्रॉ करेगा। ड्रॉर कौन है? सेलर। और जिसने सामान बाय करा है वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो कौन है? एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई। अगर मैं कहूँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक के लिए एसेट है और एक के लिए लाइबिलिटी, तो किसके लिए एसेट? शिनचैन के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पैसा मिलना है। और भूरी भूरी के लिए लाइबिलिटी। ठीक है, ये बन गया एसेट सेलर के लिए, ड्रॉर के लिए यही बन गया लाइबिलिटी। बायर के लिए, क्योंकि ये सेलर के लिए एसेट है तो सेलर इसको बोलता है बिल्स रिसीवेबल। इस एसेट का नाम सेलर की बुक्स में है बिल रिसीवेबल, और इस लाइबिलिटी का नाम बायर की बुक्स में है बिल्स पेएबल। आप घर गए, मम्मा ने पूछा आज क्या पढ़ा? आपने कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मम्मी ने कहा उसमें क्या पढ़ा? आपने कहा पूरी क्लास में 2 ही बातें पढ़ रहे थे हम तो, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। मम्मी ने कहा कि अच्छा 2-2 बिल होते हैं? मम्मी ने कहा कि अच्छा 2 बिल होते हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं, बिल तो मम्मा एक ही होता है।
नाम उसके दो होते हैं, क्योंकि उसको सेलर क्या कहता है और उसको बायर क्या कहता है। लेकिन कागज़ का टुकड़ा एक के दो, एक, और उसी कागज़ के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बिजनेस चल रहा है, शिनचैन ने सामान बेच दिया भूरी भूरी को, उसने बोला मैं नहीं दे सकता पेमेंट अभी, 1 महीने बाद दूंगा, तो शिनचैन ने ऐसे बिल जो है ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इधर शिनचैन को भी कुछ सामान खरीदना है, सेलर भी तो खरीदेगा सामान आगे से तभी तो बेचेगा, ट्रेडर अगर है तो, मैन्युफैक्चरर है तब तो बनाएगा, ट्रेडर है फिर तो वो खरीदेगा। तो सेलर ने जो है, शिनचैन ने जो है सामान अपने लिए खरीदा, मान लेते हैं नोबिता से। ठीक है, नोबिता से, अच्छा चलो डोरेमोन कर देते हैं, डोरेमोन से जो है सामान शिनचैन ने खरीदा, डोरेमोन ने सामान बेचा है शिनचैन को। सपोज अमाउंट सेम है 30,000, 30,000 का ही सामान है जो डोरेमोन ने शिनचैन को बेचा। यहाँ पर शिनचैन को पेमेंट करनी है डोरेमोन को 30,000 की। ठीक है, शिनचैन के पास पैसे अभी नहीं थे, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। डोरेमोन ने कहा कि चलो ठीक है 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन हम एक बिल बना लेते हैं। ठीक है, बिल में अमाउंट कितना आएगा 30,000 और टाइम कितना आएगा 1 महीने। तो शिनचैन ने कहा ये तो मेरे पास बिल है ऑलरेडी, 30,000 का ही अमाउंट है और 1 महीने का ही टाइम है, तो मैं तुम्हें यही वाला बिल दे देता हूँ, नया क्या करना है बना के, तुम ये ले लो। तो क्या शिनचैन दे सकता है? लॉ कहता है हाँ दे दो। क्यों आप नया बिल बनाओगे, आपके पास है ना, आप ये ही दे दो डोरेमोन को। तो डोरेमोन कहेगा मैं क्या करूँ अब इस बिल का, तो शिनचैन कहेगा कि देख 1 महीने बाद मुझे पेमेंट देनी है, किसने, भूरी भूरी ने, मैं उसको बोल दूंगा 1 महीने बाद पेमेंट सीधा तुम्हें मिल जाएगी। यही बात है ना, भूरी भूरी ने पेमेंट शिनचैन को देनी है 1 महीने बाद, शिनचैन ने डोरेमोन को देनी है, तो शिनचैन ने कहा भाई तुम सीधा डोरेमोन को दे देना, इसमें शिनचैन को कोई प्रॉब्लम नहीं, भूरी भूरी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, उसने तो 30,000 रुपये देने हैं, शिनचैन को दिए या शिनचैन ने जिसको बोला उसको दे दिए। डोरेमोन को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पैसे मिलने थे 1 महीने बाद उसको मिल गए, बस ये बिल को ऐसे फॉरवर्ड कर देना, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया है, इंडोर्स हो गया है। तो शिनचैन ने इंडोर्स्ड कर दिया, शिनचैन इंडोर्स्ड ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज टू डोरेमोन, कह रहा है तुम यही ले लो मुझसे, नए बिल की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये भूरी भूरी चाहे भी तो ये नहीं कर सकता, कैन नॉट इंडोर्स, एक्सेप्टर इंडोर्स नहीं कर सकता, ड्रॉर कर सकता है, शिनचैन कर सकता है, ये नहीं कर सकता किसी को भी इंडोर्स। इंडोर्समेंट अलाउड है सिर्फ सेलर को, बायर को नहीं। आप अपनी लाइबिलिटी इंडोर्स नहीं कर सकते, लाइबिलिटी इंडोर्स नहीं होगी, लेकिन रिसीवेबल है, एसेट है, वो आप इंडोर्स कर सकते हो। तो ड्रॉर कैन इंडोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट ड्रॉई कैन नॉट इंडोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये डॉक्यूमेंट जो है, इसके 2 फायदे आपने देखे हैं, एक तो ये प्रूफ है क्रेडिट सेल का, लेकिन प्रूफ के साथ साथ इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये इंडोर्स हो जाता है, हम इसको दे सकते हैं आगे किसी को कि चलो तुम ये रख लो, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। हाँ जी, नेम तो देखो, बिल की लैंग्वेज क्या होती है, बिल कुछ ऐसे बनता है, इस बिल पे लिखा होगा आई ऑर्डर भूरी भूरी टू पे
30,000 रुपीज़ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे शिनचैन के साइन होंगे और भूरी भूरी के साइन होंगे, ठीक है। जब हम इसको इंडोर्स करेंगे तो इस बिल की जो बैक साइड होगी उस पे लिखा जाएगा इंडोर्स्ड टू डोरेमोन, और नीचे शिनचैन के यहाँ पर साइन होंगे कि ये बिल मैंने इंडोर्स कर दिया। तो जब भूरी भूरी पेमेंट करेगा तो वो देख लेगा बिल इंडोर्स्ड है, पेमेंट जो है उसको मिल जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। ऑर्डर टू पे, तो आप मुझे बताओ ना, ऑर्डर शिनचैन कर सकता है कि भूरी भूरी? इस वजह से इसको बना कौन सकता है? सिर्फ सेलर। क्योंकि बायर कैसे ऑर्डर करेगा? इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ही है कि आई ऑर्डर दिस पर्सन टू पे, तो ऑर्डर तो सेलर ही करेगा। तो ड्रॉअर कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेलर। ड्रॉई कौन होता है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन होता है? बायर, जिसने सामान खरीदा होता है, ठीक है। तो डोरेमोन कह रहा है मुझे भी कोई नाम दो। शिनचैन तो हो गया ड्रॉअर, भूरी भूरी हो गया ड्रॉई, डोरेमोन कह रहा है मुझे भी कोई नाम दो। लॉ ने कहा डोरेमोन तुम्हें भी नाम देते हैं। तुम पता है क्या बन गए हो? तुम बन गए हो पेई, PAYEE। तुम क्या बन गए हो? तुम बन गए हो पेई। डोरेमोन ने पूछा पेई कौन होता है? पेई कौन होता है? लॉ ने कहा जिसको एंड में पैसे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? पैसा किसको मिल रहा है एंड में? तो डोरेमोन यहाँ पे तुम्हें पैसा मिलेगा ना, तो तुम क्या बन गए हो? पेई। अच्छा, अगर शिनचैन ने ये बिल इंडोर्स ना किया होता तो किसको पैसे मिलते हैं? शिनचैन को। तो हमारा जो ड्रॉअर होता है नॉर्मली वो ही पेई होता है अगर बिल इंडोर्स नहीं हुआ है। तो जो ड्रॉअर है वो ही पेई है। लेकिन अगर बिल इंडोर्स हो गया तो जिसको इंडोर्स हुआ है वो क्या बन गया है? पेई। तो पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, जो पैसा रिसीव करेगा एट द एंड, उसको हम क्या बोलते हैं? पेई। अब देखो शिनचैन बिजनेस कर रहा है, शिनचैन का अच्छा बड़ा बिजनेस है। तो शिनचैन को एट द एंड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक करेंगे कि आपका जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, P&L ये सब सही बना हुआ है या नहीं, इसमें कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है। तो चेक करेंगे। चेक करने को मतलब है ऑडिट। ऑडिट दुनिया में एक ही बंदा कर सकता है, CA। ऑडिट दूसरा किसी को अलाउड नहीं है। ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो शिनचैन तो ऑडिट करवाता ही है, तो शिनचैन के अपने CA हैं जिनसे वो ऑडिट कराता है। तो एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट से शिनचैन की बात चल रही थी। शिनचैन ने कहा थोड़ा मुझे पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, कि आप बताओ क्या करूं? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है, ठीक है। वो फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है आपको। तो शिनचैन ने पूछा कि क्या करूं? तो CA ने पूछा कि क्यों भाई, सामान नहीं बिक रहा क्या आजकल? तो शिनचैन ने कहा सामान तो बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर सेल्स कैसी हो रही हैं? क्रेडिट पे। तो सामान तो बिक रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछा कि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है? तो शिनचैन ने कहा कि हाँ, वो तो मैंने रिटर्न प्रूफ तो लिया ही है। तो शिनचैन को एडवाइस किया गया तो तुम्हारे पास प्रूफ है ना, तो तुम्हें तो पैसा आज ही मिल जाएगा, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मदद कौन करेगा? बैंक। बैंक के पास चले जाओ और उनको बोलो मुझे आज पैसे चाहिए। तो बैंक कहेगा दे देते हैं पैसे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट काट लेंगे हम, बाकी इसके बदले पैसे मिल जाएंगे। तो मान लो 5 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो
तो पेमेंट तो बायर तो 5 महीने बाद देगा, लेकिन आपको अगर आज चाहिए तो बैंक जा सकते हो और बैंक आपको पैसे दे देगा थोड़े से कम। तो ये एक और फ़ायदा हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो प्रूफ तो है ही, फिर इंडोर्स भी कर सकते हैं हम इसको, और साथ ही साथ हम इसे बैंक से आज पेमेंट ले सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवाना। तो मतलब ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ क्या क्या हो सकता है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या हो सकता है। या तो आप अपने पास रख लो, रीटेन्ड टिल मैच्योरिटी, रीटेन्ड टिल मैच्योरिटी, या तो आप इसको इंडोर्स कर दो। या आप बैंक से डिस्काउंट करवा लो, डिस्काउंटेड विद बैंक। या फिर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब होता है हमने डिस्काउंट नहीं करवाया है, हमने बिल बैंक को दिया है कि आप इसे कलेक्ट कर लेना 3 महीने के बाद। हम ना कहीं भूल ना जाएं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत काम है, तो ये बैंक तुम कलेक्ट कर लोगे 3 महीने बाद जब इसकी डेट आएगी, उसके अकाउंट से पैसा काट के हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो बैंक से इसकी कर देंगे, लेकिन बदले में बैंक चार्जेस लेंगे, तो थोड़े चार्जेस लेंगे, लेकिन बैंक आपके बिहाफ पे ये काम कर देता है। इसको हम बैंक के क्या कहते हैं, एजेंसी फंक्शन, कि बैंक हमारे एजेंट की तरह ये काम कर लेता है। तो एक तो होता है डिस्काउंट कराना, उसका मतलब तो होता है कि आपने पैसे आज ले लिए थोड़े पैसे कटवा के, और एक होता है सेंट फॉर कलेक्शन, तो इसका मतलब मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने बस बैंक को दे दिया है कि तुम कलेक्ट कर लेना पैसे मेरे बिहाफ पे। रिटेन्ड का मतलब होता है हमने ना इंडोर्स किया ना डिस्काउंट कराया, हमने कहा है बिल हमारे पास, जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो पेमेंट हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब हम बढ़ेंगे अकाउंटिंग की तरफ, जर्नल एंट्री। पहले कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि आपको क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट, किसी के मन में कोई भी सवाल, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या ये भी यूज़ हो सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में। तो ये अब आपने डॉक्यूमेंट समझ लिया है, अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आता है, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन। तो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। तो अकाउंट्स तो स्टार्ट ही कैसे होता है, जर्नल एंट्री के साथ। तो हम अब इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। ये सारा टेबल आपका पूरा बन गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल। इस डॉक्यूमेंट का जन्म ही क्यों हुआ है, क्रेडिट सेल की वजह से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम दोनों की देखेंगे, ड्रॉअर की भी और ड्रॉई की भी। तो बुक्स ऑफ ड्रॉअर
और बुक्स ऑफ ड्रॉई एक्सेप्टर। अब ड्रॉअर के लिए क्रेडिट सेल होगी, उसने सामान बेचा है, तो जब वो सामान बेचेगा तो वो एंट्री क्या बनाएगा अपनी बुक्स में, क्रेडिट सेल की एंट्री, डेटर डेबिट टू सेल्स। जिस समय सेल की है एंट्री बनी है डेटर टू सेल्स। डेटर को डेबिट किया क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होगा। सेल को क्रेडिट किया क्योंकि हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, तो एंट्री बनाई डेटर टू सेल्स। ड्रॉई की बुक्स में आते हैं, ड्रॉई के लिए क्रेडिट सेल की क्रेडिट परचेज, परचेज सामान क्रेडिट पे खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो ड्रॉअर अपनी बुक्स में एंट्री बनाता है बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स। ड्रॉई बनाता है क्रेडिटर्स डेबिट टू बिल्स पेएबल। एंट्री क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, मैं एक डाउट पूछती हूँ, वो आप आंसर करना। क्या मैं सेकंड ट्रांजैक्शन के समय पर ये एंट्री बना सकती हूँ ड्रॉअर की बुक्स में, BR2 सेल्स? क्या मैं ये एंट्री बना सकती हूँ BR2 सेल्स, BR2 डेटर की जगह? अगर मैं बना लूँगी तो इसमें क्या गलती है? मान लो अगर मैं ये एंट्री बनाऊँ BR2 सेल्स, तो इसमें मिस्टेक क्या है? अगर मैं आज यहाँ पर एंट्री ये बनाती हूँ तो मिस्टेक क्या हो रही है? इसमें डेटर नहीं है, ठीक है, और क्या गलती हो रही है? सेल इंक्रीज हो रही है, सेल डबल आ रही है, सेल डबल आ रही है। बहुत से बच्चे पेपर में ये गलती करते हैं BR2 सेल, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आपसे जल्दी से गलती नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब आपने लर्न कर रखा होता है ना बस, तो वो आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो अकाउंट्स को जितना आपको अच्छे से करना है ना, उतना ये भी सोचते रहो कि जो जो मैं गलती करता हूँ अगर मैं वो कर दूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो अकाउंट्स जो है ना वो सारा का सारा ना डेबिट क्रेडिट पर बेस्ड है, ये सच्ची बात है, ये कहने की बात नहीं है, ये सच्ची बात है। जिस बच्चे को डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया ना, अकाउंट्स उसके हाथ में है, ये सच है। जिसको डेबिट क्रेडिट आ गया ना, अकाउंट्स का कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन वो पक्का से हैंडल कर सकता है, उसको डेबिट क्रेडिट पता है। तो अगर मैंने BR2 सेल कर दिया तो यहाँ सेल मेरी 2 बार क्रेडिट हो गई है, मतलब मैंने डबल सेल को जो है रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए कभी BR2 सेल नहीं होता, हमेशा BR2 डेटर होता है, ऑलवेज। अच्छा मैम, सीधा BR2 सेल डाल दें? नहीं, पहले बुक्स में आप दिखाओगे कि डेटर है, क्रेडिट सेल हुई है, फिर आप दिखाओगे प्रूफ आ गया है।
तो पहले क्रेडिट सेल जाएगी, उसके बाद उसका प्रूफ जाएगा BR टू डेटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम एक्सेप्ट करने के बाद? पहला ऑप्शन है रिटेन टिल मैच्योरिटी। तो आपने अपने पास ही रख लिया, तो फर्दर अब कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप वेट करो, कब तक? जब तक बिल मैच्योर ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन इंडोर्समेंट की बात करते हैं। तो सेकंड केस हम कंसिडर कर रहे हैं इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंडोर्स्ड। अगर इंडोर्स कर दिया तो क्या? तो इंडोर्स कौन कर सकता है? ड्रॉर। ठीक है, ड्रॉ इंडोर्स नहीं कर सकता, इंडोर्स सिर्फ ड्रॉर करेगा। तो मान लेते हैं अगर ये वाला बिल इंडोर्स हो गया, पहले हमने बनाया था डेटर टू सेल, फिर हमने बनाया था BR टू डेटर, अब इसको हमने बिल को दे दिया, तो बिल तो हमारे हाथ से चला गया, इंडोर्स हो गया, तो टू BR, क्योंकि हमारे हाथ से तो बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट तो चला गया, तो टू BR। अब डेबिट किसे करें? तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बिल किसको मिला था? डोरेमोन को। ठीक है, अब आपने नाम डोरेमोन नहीं लिखना, आपने डोरेमोन की जगह दो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, या तो डेटर लिख सकते हो या तो क्रेडिटर। तो डोरेमोन शिनचैन के लिए कौन होगा? क्रेडिटर होगा ना, क्योंकि शिनचैन ने डोरेमोन को पैसे देने हैं, तो आप उसके लिए क्रेडिटर हो गए ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर नाम आ रहा है क्रेडिटर। क्वेश्चन में अगर नाम लिखा होगा तब तो हम नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया होगा तो डेटर या क्रेडिटर। तो उसी हिसाब से एंट्री बनेगी जैसा क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो हमारी एंट्री है क्रेडिटर टू BR। अब ये बिल जो शिनचैन ने डोरेमोन को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, तो शिनचैन ने तो बना दिया क्रेडिटर टू BR। अब भूरी भूरी को क्या करना है? कुछ नहीं, भूरी भूरी कहता है मुझे क्या करना है, तुमने इंडोर्स कर दिया, मैं क्या करूं? मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग तो ट्रांजैक्शन की होगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें, तुम्हारे पास बिल था तुमने दे दिया। तो भूरी भूरी ड्रॉई की बुक्स में नो एंट्री ऑफ इंडोर्समेंट। ड्रॉई तो इंडोर्स कर नहीं सकता, ड्रॉर ने करा तो वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री बनाएगा नहीं। अगला ऑप्शन हमारे पास है इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड। इसमें डिस्काउंट का अमाउंट भी समझना है, कैसे निकालेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 4 में मानते हैं विकी कौशल ने बिल ड्रॉ किया कटरीना कैफ पे। ठीक है, विकी कौशल ने बिल ड्रॉ किया कटरीना कैफ पे, बिल का अमाउंट है 40,000। तो हम ये शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसकी तरफ एरो जा रहा है ना उसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है। तो विकी कौशल ने बिल ड्रॉ किया कटरीना कैफ पे, बिल का अमाउंट है 40,000, बिल की डेट है 14 फरवरी 14 फेब, और बिल का टाइम है, इसको हम बोलते हैं टर्म, बिल का टाइम है 3 मंथ्स, 3 महीने बाद पेमेंट आएगी। तो इसमें ड्रॉर कौन है? विकी कौशल। ठीक है, ये हैं हमारे ड्रॉर।
तो कटरीना कैफ हो गई हैं ड्रॉई। ठीक है, इसमें अभी पेई कौन है? अभी विकी कौशल पेई है। ठीक है, अभी बिल इसी के पास है। अच्छा, अब अगर टर्म 3 महीने है बिल की, तो देखो वो डेट क्या होती है जिस दिन ये बिल मैच्योर होगा, उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब 3 महीने कैसे काउंट करने होते हैं? जैसे 14 फेब को ड्रॉ हुआ है ना, तो 14 फेब से 14 मार्च पहला महीना, 14 मार्च से 14 अप्रैल दूसरा महीना, 14 अप्रैल से 14 मई थर्ड मंथ। तो 3 महीने काउंट कैसे करोगे? 14 फेब है तो 14 मार्च, 14 अप्रैल, 14 मई। फिर बिल में हमेशा 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं पेमेंट से पहले हमेशा। तो यहाँ पर 14 मई 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, बट इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड करेंगे, तो मैच्योरिटी आ जाएगा 17 मई को। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ये कवर्ड है। तो वो एक्ट कहता है कि 3 दिन ग्रेस के हम देंगे। किस बात के लिए हम यहाँ पर ग्रेस देते हैं? ग्रेस एक्चुअली इस वजह से मिलती है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हमेशा बैंक के थ्रू होती है, कैश नहीं दे सकते आप, बैंक के थ्रू ही पेमेंट जाती है। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज में किसने किसको पेमेंट करनी है? कटरीना कैफ ने विकी कौशल को पेमेंट करनी है। ठीक है, अब 3 महीने ख़त्म हो गए 14 मई को, तो 14 मई को कटरीना पेमेंट करने को तैयार थी। तो उन्होंने बैंक में, हम ना यहाँ पे चेक की बात करते हैं, ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब लॉ बना था ना तब ये चीज़ें नहीं थी। आज मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बैंक क्लोज़ है ना। मुझे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं आज की डेट में। ये लॉ जब का बना हुआ है ना, वो तब की बात है कि जब आप बैंक के अंदर जाकर के चेक डिपॉजिट करते थे और फिर किसी को जो है पेमेंट मिलती थी। तो उस ज़माने के हिसाब से यहाँ पर लॉजिक लिया गया है कि मान लो 14 को बैंक बंद है, बैंक की छुट्टी है, मान लेते हैं 4th सैटरडे है, तो कटरीना पेमेंट नहीं कर पाएंगी। तो फिर उनको पेमेंट कब करनी है? 15 को। 15 को मान लीजिए संडे है, तो पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो पेमेंट कब करेंगी वो? 16 को। 16 को मान लो 15 अगस्त है, तो पेमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पेमेंट कब होगी? 17 को। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैम मान लो 17 को भी छुट्टी है। तो यहाँ पर ना जो लॉ काम कर रहा है ना, एक तो आपने नाम सुना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक तो ये लॉ है और दूसरा है हमारा आरबीआई एक्ट। ठीक है, ये नाम से पता चल रहा है आरबीआई की रेगुलेशंस हैं इसके अंदर। एक हमारा होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यही सब चीज़ें आपके पेपर 2 में आप पढ़ते हो, लॉ, अलग अलग एक्ट्स आप पढ़ते हो। तो बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ सब जगह लिखी हुई हैं। तो जो आरबीआई एक्ट है वो कहता है कि बैंक्स जो है ना वो 3 दिन से ज़्यादा के लिए एक साथ क्लोज नहीं हो सकते। तो अगर 14, 15, 16 छुट्टी हो गई है तो बैंक 17 को पक्का खुलेगा, ओपन होगा बैंक। तो इसलिए ग्रेस डेज कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। फिर कि मान लो आप 14 को पेमेंट नहीं कर पाए, 15 को कर दो, 15 नहीं कर पाए 16 को कर दो, 16 नहीं कर पाए 17 को कर दो, 17 नहीं कर पाए, आरबीआई एक्ट कहता है ऐसा होगा नहीं, बैंक ओपन ही होंगे, तो आप 17 को पेमेंट कर देना। इसलिए 3 डेज ऑफ ग्रेस है। तो आज के हिसाब से ये लॉ बदल जाना चाहिए, लेकिन अभी बदला नहीं है। उसका एक कारण ये भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बड़ी सिटीज़ में इतना पॉपुलर नहीं है आज।
ये छोटे शहरों में है अब ये डॉक्यूमेंट। आप में से किसी के पेरेंट्स बैंक में हैं या कोई रिलेटिव्स बैंक में हो, तो आप ना उनसे पूछना कि आपने कभी अपनी लाइफ में बिल ऑफ एक्सचेंज देखा है। मोस्टली वो आपको आंसर देंगे हमने तो नहीं देखा। ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये ऐसी सिटीज़ में ये डॉक्यूमेंट है नहीं ज़्यादा। और बहुत तरीके हैं पैसे लेने के, लोन लेने के, बैंक से उधार ले लो। छोटे शहरों में ये बहुत पॉपुलर है, तो कुछ इसलिए भी लॉ में इतना फोकस किया नहीं गया। तो ये लॉ बदलना चाहिए था लेकिन अभी बदला नहीं है, ये एज इट इज़ ही है। तो वही 14 मई प्लस 3 दिन 17 मई। क्योंकि अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल इंडिया भी छोटे शहरों में भी हुआ नहीं है। डिजिटल भी बड़े शहरों की ही बातें हैं, छोटे शहरों में अभी भी डिजिटल ही नहीं हुई हैं चीज़ें। तो जब डिजिटल ही नहीं हुई हैं तो ये लॉ आज भी वैलिड है, जहाँ पर लोग बैंक में जाकर ही काम कराते हैं। तो वो बात आज भी वैलिड है, 3 ग्रेस डेज जो हैं चाहिए। तो 17 मई की जो है डेट यहाँ पर आ रही है। तो विक्की कौशल को पेमेंट कब मिलेगी? 17 मई को। अगर इसे पहले चाहिए तो इसे क्या करना है, बैंक के पास जाना है और उनसे बोलना है बिल डिस्काउंट कर दो। बैंक क्या कहेगा, थोड़े पैसे काट लेते हैं, बाकी आपको दे देंगे। तो सपोज विक्की कौशल को पैसे की ज़रूरत थी और ये बैंक के पास चले गए। तो ये हमारे विक्की कौशल, ये हमारी कटरीना कैफ, ठीक है, और हमारा बैंक। 3 लोग पिक्चर के अंदर हैं, विक्की कौशल, कटरीना कैफ और बैंक। बैंक के पास विक्की कौशल चला गया, क्या कटरीना कैफ जा सकती हैं? नहीं। डिस्काउंटिंग कौन कराएगा? ड्रॉर। कटरीना कैफ जाके क्या कहेंगी बैंक को कि मुझे पैसे दे दे? बैंक कहेगा मैं कैसे, तुमने तो खुद ही पैसे देने हैं विक्की कौशल को, तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे दूँ। लेकिन विक्की कौशल जाके कहेगा कि मुझे पैसे दे दो, तो बैंक क्या कहेगा, चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ, 17 मई को मैं किससे ले लूँगा? कटरीना कैफ से। चलो मैं तुम्हें आज दे देता हूँ, मैं ड्रॉई से 17 मई को ले लूँगा। तो विक्की कौशल जा सकते हैं बैंक के पास, कटरीना कैफ तो जा ही नहीं सकती। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंस्टीट्यूट पूछता है, छोटी छोटी बातें। इंडोर्समेंट कौन कर सकता है, डिस्काउंटिंग कौन करा सकता है? तो डिस्काउंटिंग ड्रॉर करा सकता है, ड्रॉई तो करा नहीं सकता। ड्रॉर गया बैंक के पास, सपोज 17 मार्च को गए विक्की कौशल बैंक के पास कि मेरा बिल डिस्काउंट कर दो, तो क्या कभी भी जा सकते हैं? हाँ, कभी भी चले जाओ आप, जब तक बिल आपके पास है आप कभी भी चले जाओ। तो ड्रॉ तो 14 फेब को हुआ था, लेकिन ये गए हैं 17 मार्च को कि मेरा बिल डिस्काउंट कर दो। बैंक कहेगा ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं डिस्काउंट काटूंगा, मैं डिस्काउंट डिडक्ट करूंगा। अब हमें टाइम डिसाइड करना है, कितने मंथ्स का। बैंक कहेगा मैं डिस्काउंट डिडक्ट करूंगा, मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन कुछ कटेंगे पैसे, कितने महीने के? 2 के 1 महीना कैसे बोला मैंने? वो 1 महीना लेट गया है। इसमें 14-17 को ना हम सेम ही मानते हैं, 3 दिन का हम इंटरेस्ट काउंट नहीं करते। तो वो 17 को गया कि वो 14 को गया, वो एक ही बात है। तो वो 1 महीने बाद गया है, और पेमेंट कितने महीने बाद आएगी? अभी 2 महीने बाद। तो जो डिस्काउंट डिडक्ट होगा वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कितने महीने का? 2 महीने का। तो टाइम पीरियड यहाँ पर है 2 मंथ्स, जिसके लिए बैंक डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। 2 महीने का मतलब है हम अब बात कर रहे हैं 17 मार्च से 17 मई, ये ड्यूरेशन है जिसका डिस्काउंट डिडक्ट होगा। जिस दिन आप बैंक के पास पहुँचे वहाँ से लेकर जिस दिन तक की मैच्योरिटी है, 2 महीने का डिस्काउंट डिडक्ट होगा। सपोज इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 7%, तो बैंक कितने पैसे विक्की कौशल को देगा?
अगर इंटरेस्ट का रेट है 7% का रेट है, तो बैंक क्या करने वाला है, डिस्काउंट डिडक्ट करूँगा मैं 2 महीने के लिए 7% के रेट पर, किस अमाउंट पर, जितना बिल का अमाउंट है। बिल हमारा है 40,000 का, तो देखते हैं डिस्काउंट कितना है। सभी के पास कैलसी होगा, कैलसी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट का जो रिडक्शन हो रहा है, ₹467 डिडक्ट होंगे, 466.66 राउंडेड ऑफ 467 डिडक्ट होंगे। तो जो अमाउंट मिल जाएगा 40,000 में से 467 डिडक्ट होकर 39,533, इतना पैसा विक्की कौशल को मिल जाएगा। आपकी कैलसी दिखाइएगा एक बार, सभी बच्चे कैलसी दिखाइएगा। वो वाला पेपर में नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेटर यही होता है कि हम ना वही कैलसी पेपर में लेके जाएं जिसमें ना हमारा हाथ सेट होता है 4 महीने। तो आप उसको अभी चेंज कर लोगे तो बेटर रहेगा। बाकी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर में वो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी सबका कैलसी बिल्कुल ठीक है, बट मैंने देखा मोस्टली कैसियो का है सबके पास, है ना। तो अगर बाई चांस ऐसा हो कि अकाउंट्स की क्लास में हमने कोई शॉर्ट कैलकुलेशन सीखी है, वो कैलसी पे आपके नहीं हो रही है, या मैथ्स में नहीं हो रही है, तो एक बार मुझे दिखा देना कि इस वाले कैलसी में ये नहीं चल रहा है, तो वो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगी। अगर बाई चांस आपका कैलसी अटके, तो अगर आपको लगे अकाउंट्स वाला कोई काम नहीं करा कैलकुलेशन या मैथ्स वाला, तो एक बार मुझे बता ज़रूर देना। उसमें कोई ना कोई प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो नया लेना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। तो आप सिर्फ मेरी नॉलेज में डाल देना कि मैम मेरे कैलसी में ना ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अभी तो 467 सबके कैलसी ने दिखा दिया है, तो पेमेंट आएगी 39,533। तो विक्की कौशल की बुक्स में आते हैं, बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ये हमारा ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही आपने लिखा होगा रजिस्टर में बिल्कुल सिमिलर तरीके से। अब ये ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी, विक्की कौशल की बुक्स में। तो विक्की कौशल बोलेगा मुझे पैसे मिल गए, बैंक डेबिट 39,533, मुझे पैसे मिल गए लेकिन मेरा थोड़ा नुकसान भी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 467, और बिल हमारा चला गया है टू बिल्स रिसीवेबल। कटरीना कैफ, बुक्स ऑफ ड्रॉई, नो एंट्री। कटरीना कैफ ने कोई ट्रांजैक्शन की ही नहीं है, ना तो वो बैंक के पास गई हैं, ना ही उनको कोई पैसे मिले हैं, तो ड्रॉई की बुक्स में नो एंट्री। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन, बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलिए एक काम करते हैं, उससे पहले डिस्काउंट में ही रहते हैं अभी, इसको पूरा कर लेते हैं। ये बिल हमने डिस्काउंट करा लिया किस दिन, 17 मार्च को, ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, 17 मई। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी की डेट पर। ये पैसे तो आज विक्की कौशल के बैंक अकाउंट में आ गए हैं, किस दिन, 17 मार्च को। अब हम 17 मई की बात करते हैं, जिस दिन पेमेंट आनी है कटरीना कैफ से। 17 मई को 2 सिचुएशंस पॉसिबल हैं, या तो कटरीना कैफ पैसे दे देंगी,
या फिर वो क्या कहेंगी, आप कौन। ठीक है, या तो पेमेंट आ जाएगी तो बिल क्या हो जाएगा, ऑनर, और अगर ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, नहीं दिए, तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो सबसे पहली सिचुएशन, कटरीना कैफ ने पैसे दे दिए, मतलब कि बिल इज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ये पैसा किसको मिलेगा, कि विकी कौशल को। सोच लो, विकी कौशल को मिल गया तो डबल डबल पेमेंट आ गई ना। बैंक से तो ले ही लिए तुमने, अब कटरीना कैफ भी तुम्हें ही दे, तुम ही ले लो बिल, और वो बैंक जो डिस्काउंट करा के बैठा है बीच में, तो ये पेमेंट अब किसको जाएगी, बैंक को जाएगी। हम मान लेते हैं पहली सिचुएशन कटरीना कैफ ने पेमेंट कर दी है, तो इसको हम अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। तो ड्रॉअर की बुक्स में अब नो एंट्री, क्योंकि पैसे तो विकी कौशल को पहले मिल चुके थे, और कटरीना कैफ अपनी बुक्स में एंट्री बनाएंगी, बिल्स पेएबल टू बैंक। पूरे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 15 मार्क्स का क्वेश्चन डाला था, तो मतलब ये 10 से 5 हो सकता है, ये 10 के 15 भी हो सकता है। तो उन्होंने 15 का क्वेश्चन डाला था, उसमें था ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में बनाओ सारी एंट्रीज। तो क्वेश्चन में सब कुछ हो रहा था, डिस्काउंटिंग भी हो रही है, इंडोर्स भी हो रहा है, ऑनर भी हो रहा है, डिसऑनर भी हो रहा है, तो बड़ा उसको एक्टिवली माइंड को चलाना पड़ेगा कि हर तरफ कि किसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। तो विकी कौशल की बुक्स में कोई एंट्री नहीं, कटरीना कैफ की बुक्स में वो तो पेमेंट कर ही रही हैं, तो बिल्स पेएबल टू बैंक। दूसरी सिचुएशन, बिल इज डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। सत्रह मई की डेट है, पहले बैंक गया था कटरीना कैफ के पास, कटरीना कैफ ने पेमेंट दे दी थी, बिल ऑनर हो गया था। अब बैंक गया कटरीना कैफ के पास, तो कटरीना कैफ ने पैसे देने से मना कर दिया। बैंक यहाँ पर गया और ड्रॉई ने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर। अब किसका नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ अब, बैंक का। विकी कौशल का नहीं, तो विकी कौशल तो डांस करने लग गया, कह रहा मेरे पास तो पैसे आ गए, मुझे क्या चिंता है, कटरीना कैफ ना दे, मेरे पास तो पैसे आ गए। विकी कौशल खुश। बैंक ने कहा ओ भाई विकी कौशल, एक मिनट, हमने बैंक डिस्काउंट करके, हमने बिल, बैंक नहीं, हमने बिल डिस्काउंट करके दिया था, क्यों, कि भाई हमें पैसे मिलेगा। अब तुम्हारा जो डेटर है वो पैसे नहीं दे रहा, कटरीना क्या विकी कौशल की बुक्स में डेटर होंगी, अब तुम्हारा डेटर पैसे नहीं दे रहा, तो मैं नुकसान नहीं सहूंगा, मैं नुकसान नहीं सहूंगा, मैं मेरे पैसे तो आज ही लूंगा 17 मई को। पहला मुद्दा ये है कि बैंक पैसे कितने लेगा, पूरे के पूरे 40,000 लेगा, या जितना उसने दिया था 39533 उतने ही लेगा, पूरे के पूरे 40,000। मैंने 3 सितारे लगाए हैं, तुम लोग पक्का गलती करोगे, देख लेना, आज तुम सब बोल रहे हो 40, पेपर में तुम देख लेना, ये तुम ही होगे जो वहाँ लिख करके आ रहे होगे 39533।
तो तुम ये बात ध्यान से समझ लो कि जब बैंक पैसे लेगा तो पूरे लेगा। पूरे क्यों लेगा मैम जब उसने दिए 39533 हैं? क्योंकि उसने 17 मार्च को दिए थे और आपसे कब ले रहा है? 17 मई को। तो वो पूरे पैसे लेगा। तो बैंक पूरे पैसे लेगा 40,000। तो बैंक कह रहा है अगर कटरीना कैफ ने मना कर दिया तो हम ये 40,000 कहाँ से लेंगे? विकी कौशल से। ये 40,000 तुम दोगे। तो विकी कौशल का डांस बंद हो गया। कह रहा है ये क्या हुआ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कह रहा है ये बात कि अगर आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया और आपके ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी तो पेमेंट आप दोगे। तो क्या विकी कौशल ये कह सकता है मेरे तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है? नहीं हो तो बैंक कहेगा कोई बात नहीं हम बेच देंगे तुम्हारी गाड़ी, उसमें क्या हो गया? बैंक के पास पावर है, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो। तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो डजेंट मैटर, बैंक रिकवर कर लेगा। बैंक रिकवर तो अब करेगा विकी कौशल से कि मेरे 40,000 दो। तो अगर कटरीना कैफ ये बिल डिसऑनर कर देती हैं तो विकी कौशल की बुक्स में क्या हो रहा होगा? अब इनकी बुक्स में क्या एंट्री बन रही होगी? उन्होंने बिल डिसऑनर कर दिया और इनको पेमेंट करनी पड़ी, बैंक क्रेडिट होगा। ये बात पक्की हो गई। ये सबसे बढ़िया है, जो हिस्सा पता हो वो बोल दो। डेबिट नहीं पता, क्रेडिट पता है। क्रेडिट पक्का बैंक होगा। टू बैंक 40,000। अब डेबिट क्या होगा? अब देखो थोड़ा शुरू से समझते हैं। जब कटरीना कैफ को सामान बेचा होगा तो इन्होंने क्या एंट्री डाली होगी? नहीं, जब सामान बेचा होगा तो कटरीना कैफ टू सेल डाली, ठीक है। फिर उनसे बिल लिया तो इन्होंने डाल दिया BR टू कटरीना कैफ। इन्होंने सोचा भाई कटरीना कैफ से ख़त्म हो गया लेना देना। फिर इन्होंने इस बिल को बैंक में दिया तो इन्होंने एंट्री डाली बैंक डिस्काउंट टू BR। अब प्रॉब्लम ये है कि कटरीना कैफ ने पेमेंट नहीं दी। तो अब उनको बुक से जाने दें कि वापस लेकर के आए? अब वापस लेकर के आओ ना। हमने पहले आपको जाने दिया था कि हमें लगा बात खत्म हो गई। अब आप हमारी पेमेंट नहीं दे रहे ना, तो आप वापस बुक्स में डेटर बनोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कटरीना कैफ डेबिट, मतलब कि डेटर डेबिट टू बैंक। तो यहाँ वापस से डेटर डेबिट। हमारा एग्जाम्पल में 40 का अमाउंट चल रहा है, एंट्री बनेगी डेटर टू बैंक। अमाउंट यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है फुल अमाउंट ऑफ बिल है, डिस्काउंट के बाद वाला नहीं। और कटरीना कैफ क्या करेंगी पता तो है ही, उन्होंने पेमेंट तो करी नहीं है। तो एंट्री तो बनाएंगी वो। क्या एंट्री बनाएंगी? उनकी बुक में क्या चल रहा है देखें। इन्होंने पहले किया होगा परचेजेस टू विकी कौशल, फिर किया विकी कौशल टू बिल्स पेएबल। बस इतना हुआ है इनकी बुक्स में। अब क्या करें? बिल्स पेएबल टू विकी कौशल। यस, आपने बिल तो पे करा नहीं है तो बिल तो खत्म हो गया, लेकिन क्रेडिटर तो वापस से पैसे मांगेगा अपने। तो इनकी बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? BP डेबिट टू क्रेडिटर टू विकी कौशल। ये वाला जो डेटर लिखा है हमने, इसकी जगह BR लिख सकते हैं। BR टू बैंक कर सकते हैं। ये वाला जो डेटर लिखा है इसके लिए BR डेबिट कर सकती हूँ क्या मैं? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिल डिसऑनर हो गया ना। BR डेबिट हम कब करते हैं?
जब हम बिल ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ की बात नहीं है, ये डिसऑनर की बात है, इसलिए यहाँ बी आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डेटर, डेटर टू बैंक। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि 17 मार्च को जब विकी कौशल को पैसे मिल गए तो वो आराम से नहीं बैठ सकता, उसको एक डर तो लगा रहेगा कि 17 को अगर मेरे ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी तो फिर मुझे देने पड़ेंगे, मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा। इसका मतलब डिस्काउंटिंग करा के भी आपको एक खतरा तो रहेगा। पैसे तो मिल गए लेकिन दिल में धक धक तो होता रहेगा कि यार अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक लाइबिलिटी है जो अराइज हो सकती है, हालांकि पक्का नहीं है। अगर वो पेमेंट कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वो पेमेंट ना करे तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा। लेकिन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। ये जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए वर्ड क्या है, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको क्लास में मज़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे क्या थी, कंटिंजेंसी। पता नहीं क्लास अच्छी लग भी सकती है, क्लास अच्छी नहीं भी लग सकती। 10:30 बजे क्या हुआ, आधी कंटिंजेंसी खत्म, क्लास तो अच्छी लगी। 12:30 बजे क्या है, खबरदार जो तुमने कुछ और बोला कि क्लास तो बहुत अच्छी लगी, अब तो पक्का ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कंटिंजेंसी खत्म। तो कंटिंजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपको लग रहा है नुकसान है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो देखो एक सेंटेंस सुनो, discounted bills of exchange are shown as contingent liability till maturity. Discounted bills of exchange are shown in books of accounts as contingent liability till date of maturity. Sentence सही है कि गलत, सही है कि गलत, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर ना एक खतरा सा बना रहता है, पता नहीं यार पेमेंट नहीं हुई तो जो भी बिल्स आपने डिस्काउंट करा लिए हैं लेकिन मच्योर नहीं हुए हैं, उनको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाते हैं, एज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो हमारे जितने भी डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, स्टेटमेंट आपके पास ये आ रही थी, discounted bills of exchange are shown as contingent liability till date of maturity. कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक्स में हम कैसे दिखाते हैं, नो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कोई नहीं बनती, ओनली शोन इन फुटनोट्स टू द बैलेंस शीट। तो डिस्काउंटेड बिल्स को हम कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हम शो करते हैं, हम एंट्री कोई नहीं बनाते। ये बैलेंस शीट के नीचे लिखा रहता है एक लाइन कि हमने इतने के बिल्स डिस्काउंट करा रखे हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट अभी तक आई नहीं है। अब बताओ डाउट।
डिसऑनर होने पर लीगल एक्शन, हाँ जी इसकी बात करते हैं। देखिए जो डाउट आ रहा है कि अब ये बिल डिसऑनर हो गया है, अब ड्रॉर क्या करे, है ना। अब आपके दिल से आ रहा है मैम एंट्री तो ठीक है, एंट्री तो बना ली, लेकिन मेन बात यह है कि अब करना क्या है, सामने वाले बंदे ने पेमेंट नहीं किया। आपको क्या लगता है क्या करें इस केस में? जब आपने एक टाइम दिया होता है किसी को, वो पेमेंट नहीं करता, तो क्या करें अब? क्या लगता है आपको? कोर्ट चले जाएं? ठीक है, और कुछ? अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कोर्ट चले जाएं? बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? सीधा एसेट बेच दोगे तुम उसके, बिना कोर्ट जाए? भाई तुमने सामान क्या बेच दिया, तुम तो घर जाके एसेट ही बेच दोगे उसके। अच्छा, और कोई ऑप्शन? मतलब फिर मैं ये मान लूँ पैसा कभी नहीं आएगा, कुछ ना करूँ सीधा बैड डेट मान लूँ, कि क्या कर सकते हैं अब? खुद से जाके। अब इसको ना आप लोग ऐसे समझो, अब अपने ऊपर लेकर देखो। मान लो मैंने आप सबसे कहा कि कल थर्सडे तक सबको बैलेंस फीस देनी है, मान लो ये बात हुई है हमारी, ठीक है, और आप नहीं देते, अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? अपने पे आती है तो बात समझ में आती है। अब नहीं कहा आपने मैम हमें कोर्ट ले जाओ, नहीं कहा ना, क्या लगा आपको? मैम थोड़ा टाइम देना चाहिए, यही प्रैक्टिकली भी होता है। अब जैसे यहाँ बिल डिसऑनर हो गया ना, अब बात करेंगे ड्रॉई से, ड्रॉई खुद भी बात करेगा कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा, तो फिर उससे पूछेंगे भाई कब पैसे दे सकता है, पैसे तो दे। अब मान लो वो बोलेगा मुझे टाइम दे दो 1.5 महीने का और, तो क्या बोलेगा ड्रॉर कि चल ठीक है टाइम ले ले, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं लूँगा। अब तू 1.5 महीने बाद पेमेंट कर दे, लेकिन मुझे अब 500 रुपये एक्स्ट्रा दियो इंटरेस्ट के। तो मोस्टली ड्रॉई मान जाएगा कि चल ठीक है। तो आपने फिर वेट किया 2 महीने, मान लो आपने मुझे कहा कि मैम 15 दिन बाद मैं दूंगा, अभी नहीं दे सकता फीस। मैंने कहा अच्छा ठीक है 15 दिन बाद दे देना, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लिया। 15 दिन बीत गए, आप फीस नहीं लाए, अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्लास में आना एंट्री बंद कर दूं, ठीक है, और बोलो। बिल में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा, नया बनेगा। हाँ, नया बिल बनेगा नए टाइम के हिसाब से, ठीक है। ऑल्ट्रेशंस अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई आप वो रिवेंज और फॉरगिवनेस लेटर नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई उसमें डिटेल नहीं आएंगी पहले क्या हुआ था, वो आपकी नरेशन में आएगी, जर्नल एंट्री के नरेशन में आएगा कि इस बिल को कैंसिल करा है ड्रॉई ने और हमने इस वजह से नया बनाया है। उसको टर्म यूज़ करते हैं रिन्यूवल, RENEWAL, रिन्यूवल। तो रिन्यूवल वही होता है जब ड्रॉई कहता है मैं दे नहीं सकता, तो पुराना कैंसिल, नया ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये बात कर रहे थे कि मान लो फिर भी फीस ना दो आप, तो क्या करें? तो एक आपने कहा कि भाई क्लास में आना बंद कर दो, और कोई ऑप्शन? किसी को ऐसा लगता है फिर टाइम दे दो 15 दिन? हाँ, ऐसा होगा, ऐसा करना ही चाहिए। प्रैक्टिकली ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, क्योंकि जो क्लासरूम में बैठ के लगता है ना आसान कि चल यार कोर्ट चलें, क्लासरूम में बैठ के लगती है पिकनिक कि चल नहीं दिया ना, चल कोर्ट चलते हैं। कोर्ट जाना कितना मुश्किल है उस बात को आप समझिएगा। हमारे यहाँ पर एक केस जो लगा होता है उसकी नेक्स्ट डेट कोई 4 महीने बाद आती है, कोई 5 महीने बाद। डेट्स ऐसे मिलती हैं आपको, जिस दिन आपकी डेट है उस दिन अगर जज साहब छुट्टी पर हैं तो उसका कोई ग्रेस नहीं है, अगली डेट मिलेगी जो फिर से कब मिलेगी, 4 से 5 महीनों के बाद। तो एक समझदार इंसान को लगता है मैं कोर्ट भी चला गया तो भी मुझे 2-3 साल से पहले कुछ नहीं मिलना। ये बंदा कह रहा है 2 महीने बाद दे दूंगा, भाई तू ही ठीक है, तेरी बात ठीक। वो कह रहा है 3 महीने बाद दे दूंगा, मैं वेट कर लेता हूँ। और इसका नेगेटिव भी है, बायर इसी का फ़ायदा भी उठाता है। बायर फ़ायदा भी उठाता है कि तू चला जा कोर्ट, तू क्या कर लेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता 2-3 साल तक। लेकिन हम बात करते हैं अच्छी इंटेंशंस के साथ कि बंदा नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम दे दो, आप फिर थोड़ा टाइम दे दो,
मैं यही समझूं कि आप फीस नहीं दे पा रहे, कोई प्रॉब्लम होगी, रादर कि मैं क्लास में आना बंद कर दूं, ये मैं ना करूं कभी भी। बच्चा क्लास में आता रहे, मैं ही ये समझूं कि कोई प्रॉब्लम होगी, चलो कोई बात नहीं, आप दे देना दे देना, करते करते 30th अप्रैल ही आ गई, बैच ही खत्म हो रहा है हमारा। अब आप कह रहे हो कि मैम 15 दिन बाद, तो मैं क्या कहूँगी कि चलो फिर कोर्ट में ही मिलते हैं। अब फिर कोर्ट में ही मिलेंगे। जब आपको लगता है यार लास्ट रिजॉर्ट आ गया, बंदा दे ही नहीं रहा पैसे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें, कोर्ट जाएंगे, जिसमें भी 20,000, 25,000, 50,000 अमाउंट्स हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लॉयर की फ़ीस कितनी कितनी है। मुझे लगे यार 50,000 रिकवर कराने के लिए 3 लाख मैं लॉयर को फ़ीस दूंगी, छोड़ जाने दे, क्योंकि यहाँ का लॉ ना सही उसका भी तो चल रहा है, कर्मों का फल उधर भी तो है, उसकी भी तो अदालत चल रही है। तू मेरे पैसे लेके जाएगा कब तक, जा ले जा, चुकाना तो तुझे भी पड़ेगा। कर्मा किसको छोड़ रहा है, किसी को नहीं, ले जा कोई बात नहीं, मैंने किसी का नुकसान किया होगा, मेरे हाथ से चले गए, कोई बात नहीं, बचेगा तू भी नहीं, छोड़। हम ये सोच के तसल्ली कर लेते हैं हमने भी किसी का किया होगा, जाने दे। तो बिजनेस में कोर्ट तक हम जल्दी से जाते नहीं, फ़ायदा नहीं है, वेट करेंगे, नया बिल बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करें, है ना। पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं दे रहा बंदा, क्या करें, ये तो बिजनेस में हर रोज़ की बात है। क्रेडिट ना दें उससे काम नहीं चलता, क्रेडिट ना दें तो कस्टमर कहता है वो दे रहा है, मैं उसके पास चला जाऊंगा, छोड़ो। तो इसलिए ये सिनेरियो है जो प्रैक्टिकल चलता है। ठीक है, इतनी एंट्रीज एकदम क्लियर। अब ये बताओ, इफ इंडोर्स्ड बिल इज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, देखो ज़रा अगली अकाउंटिंग, अगला हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। इफ इंडोर्स्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, if endorsed bill of exchange is honored on maturity, तो इंडोर्स्ड वाले में हमारी एंट्रीज क्या क्या अभी तक बनी हुई हैं। पहले डेटर टू सेल था, फिर बी आर टू डेटर था, और इंडोर्स किया था तो क्रेडिटर टू बी आर था। अब ये बिल की पेमेंट आ गई तो किसने किसको दी होगी, वो शिनचैन, भूरी भूरी और डोरेमोन। वो डोरेमोन को भूरी भूरी ने दिया होगा डोरेमोन को, है ना। तो शिनचैन अपनी बुक्स में क्या करे, कुछ नहीं, नो एंट्री। और भूरी भूरी की बुक्स में, हाँ, टू बैंक तो हो गया। और डेबिट किसे करें, बिल्स पेबल। तो सबसे पहले तो ड्रॉर की बुक्स तो क्लियर हो गई हैं, यहाँ तो नो एंट्री, बुक्स ऑफ ड्रॉर और बुक्स ऑफ एक्सेप्टर। तो पेमेंट गई है इसलिए टू बैंक, और डेबिट करेंगे हम बिल्स पेबल को, बिल्स पेबल टू बैंक। क्योंकि यहाँ पर हमने इनकी बुक्स में अभी क्या करा हुआ है, परचेजेस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बीपी, इंडोर्समेंट की एंट्री कोई नहीं हुई थी, तो अब सीधा बीपी टू बैंक। लेकिन अगर यही बिल डिसऑनर्ड हो जाए, endorsed bill of exchange dishonored, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ होगी इस एंट्री में। तो शिनचैन ने बिल दे दिया था डोरेमोन को, और ये बिल हो गया डिसऑनर, भूरी भूरी ने पेमेंट नहीं करी,
तो शिनचैन की बुक्स में पता है क्या हुआ, जो डेटर था ना तो उसने पेमेंट करी, और जो हमें लग रहा था कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी उसको भी पेमेंट नहीं हुई। तो हमारी बुक्स में डेटर फिर से डेटर बन जाएगा, क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, और एंट्री बन जाएगी डेटर टू क्रेडिटर। इस बिल के डिसऑनर पर एंट्री बनेगी डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना हो तो डेटर मतलब हम भूरी भूरी की बात कर रहे हैं, और क्रेडिटर मतलब हम डोरेमोन की बात कर रहे हैं। मतलब भूरी भूरी डेबिट टू डोरेमोन हमने करा है क्योंकि डेटर से भी पैसा आया नहीं तो उसको वापस बुक्स में ले आते हैं, और क्रेडिटर को भी पैसा दे नहीं पाए तो क्रेडिटर को भी हम वापस बुक्स में ले आते हैं। यहाँ पे बी आर आएगा कि नहीं, तो आप लोग अपनी एंट्रीज चेक करके देखो, बी आर ख़त्म हो चुका है, बी आर है ही नहीं हमारे पास। पहले डेबिट हुआ था फिर क्रेडिट हो गया। तो अगर उसके बाद भी आपने यहाँ बी आर डेबिट कर दिया तो हाँ, इसका मतलब ये हो गया ना कि आपके पास बिल आया जबकि बिल तो है ही नहीं आपके पास, तो वो बिल तो जो था वो तो ख़त्म हो चुका है, तो इससे यहाँ बी आर नहीं आ सकता। यहाँ मिस्टेक यही होगी, आप लोग ना यहीं फंसोगे कि यार कहाँ पे डेटर लिखना है कहाँ बी आर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है, बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चंस है, तो आप वहाँ पे हमेशा फंस जाता है बच्चा कि मैं क्या करूँ, यहाँ डेटर लिखना है यहाँ बी आर लिखना है, क्या करना है। तो आप जितना समझ के चलोगे ना उतना आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ बी आर आ ही नहीं सकता क्योंकि बी आर तो पहले से कैंसिल हो चुका है, मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा डेटर टू क्रेडिटर। और इधर हम बात करें बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, यहाँ आसान है, बीपी डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो आपने पैसे दे दिए तो बीपी टू बैंक, नहीं दिया तो बीपी टू क्रेडिटर, क्योंकि आपने इंडोर्स थोड़ी किया था। तो यहाँ एक्सेप्टर की बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने थोड़ी इंडोर्स किया था, इंडोर्स ड्रॉर ने किया था, वहाँ सोचना पड़ेगा डेटर टू क्रेडिटर। जो भी चीज़ें मैं रेड से लिखूंगी वो या तो बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर वो बहुत बड़ी एरिया ऑफ मिस्टेक है, वो आप लोग ध्यान रखना। जहाँ पर भी मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ ना, आप समझ जाना कि भाई यहाँ खतरा है, रेड खतरे का निशान है, मुझे बहुत अलर्ट रहना है यहाँ पर जितनी चीज़ें रेड कलर से आ रही हैं। देखो ये एंट्री क्लियर, इंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, अब इतना हमने किया है, बिल सेंड टू कलेक्शन बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी बुक्स निकालिएगा, पेज नंबर 169 पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Generalize the following transactions in K. Katrak's books. बुक्स ध्यान रखेंगे, के कात्रक की बुक्स में हमें एंट्री बनानी है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, कात्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 discharged by a cash payment of 1000 and a new bill for the balance plus ₹50 for interest. तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कात्रक ड्रॉर हैं कि ड्रॉई हैं। सबसे पहला सवाल वो है कि आप ड्रॉर हो कि आप ड्रॉई हो। तो कितने बच्चों को लगता है कात्रक ड्रॉर है?
कातरक ड्रॉर है, ड्रॉ ही है, कैसे पता चला? एक्सेप्टेंस, यस बिल्कुल सही। अगर कातरक ने एक्सेप्ट करा हुआ है, कातरक एक्सेप्टेंस है, तो फिर आप डेफिनेटली क्या बन गए हो? एक्सेप्टर। इसका मतलब ड्रॉई। तो 1 मिनट ये देख लो कि ऑलरेडी जर्नल एंट्री क्या बनी हुई है। इससे पहले कि हम इस बिल की पेमेंट की बात करें, अभी तक बुक्स में एंट्री क्या चल रही होगी? शुरू से शुरू करें, बहुत बढ़िया, शुरू से देखते हैं। हाँ, जितना गहराई में जाओगे उतना अच्छा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले थोड़ा सा हमारे लिए कि भाई अभी तक हुआ क्या है बुक्स के अंदर। तो कातरक एक्सेप्टेंस टू बासु है, तो मतलब कातरक ने सामान खरीदा होगा तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसने पहले तो एंट्री क्या डाली होगी? परचेजेस टू बासु। ये इसने पहली एंट्री डाली होगी। फिर इसने बिल दिया, एक्सेप्ट किया इसने बिल, तो इसने कर दिया बासु टू बिल्स पेएबल, कातरक एक्सेप्टेंस टू बासु, ये इसने कर दिया है। ये किसने अमाउंट का बिल आ रहा है? 2500। अब इसको अगली एंट्री डालनी क्या थी? अगर रेगुलर पेमेंट चल रही होती तो हमारी एंट्री अब डलती बिल्स पेएबल टू बैंक। ये ट्रांजैक्शन करनी थी जिसकी जगह पर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज का वर्ड होता है लायबिलिटी सेटल करना। लायबिलिटी इसने सेटल कैसे करी? ये कह रहा है मैं सारी पेमेंट नहीं दे सकता, तो मुझसे ना 1000 रुपये तो कैश ले लो, और जो बचा हुआ हिस्सा है ना उसके लिए तुम मुझे नया बिल दे दो, और जिसमें मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी दूंगा 50 रुपये का। ठीक है, हमें कातरक की बुक्स में बनानी है एंट्री, हमें ड्रॉई की बुक्स में बनानी है। तो ड्रॉई क्या कह रहा है? देखो इस बिल को तो ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर इस बिल को ख़त्म करना है तो मैं कर दूं टू बिल्स पेएबल या बीपी डेबिट। बिल पेएबल ख़त्म करना है तो टू करूं कि डेबिट करूं? नहीं, टू से क्रिएट होता है, टू से क्रिएट होता है। वो आप लोगों को सिखाने के लिए मैं मोस्टली गलत चीज़ें लिख देती हूँ हमेशा पहले। ठीक है, ये समझ जाना, मैं मोस्टली गलत लिख दूंगी मैं, कि जिससे आपको लगे मैम ने लिखा है तो यही होगा, लेकिन नहीं, आपको अपने लॉजिक पे चलना है कि डेबिट क्रेडिट के हिसाब से क्या चल रहा है। तो मुझे बिल ख़त्म करना है तो बिल को हम क्या कर देंगे? डेबिट। बासु कह रहा है, मतलब कातरक कह रहा है बासु को कि देख इस बिल को तो ख़त्म करते हैं, तू इसके बदले मुझसे कैश ले ले 1000 रुपये, तो ये लो टू कैश। तू मुझसे कैश ले ले 1000 रुपये, साथ में तू मुझे ना नया बिल दे दे, तो टू बिल्स पेएबल। अब हम लोग ओल्ड और न्यू लिखते नहीं है, लेकिन इसका मतलब अपने लिए आप समझ जाना, ये पुराने वाला बिल है, ये नया वाला है। पुराने वाला ख़त्म कर दिया, नया वाला बना दिया। अब नए वाले बिल पे इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपये का, तो 2500 में से 1000 की पेमेंट हो गई, तो 1500 तो यहाँ बाकी हैं और 50 का इंटरेस्ट बाकी है, तो नया बिल बन रहा है 1550 का। और कातरक को ये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कातरक के लिए तो नुकसान ही है, तो इंटरेस्ट नुकसान है तो डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट डेबिट। तो ये एंट्री बनेगी किसकी बुक्स में? हम हैं कातरक की बुक्स में। आईसीएआई की रिक्वायरमेंट है कि हर आंसर को जो आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लिखना ही लिखना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में तो लिखना ही पड़ता है, वो तो ज़रूरी है। बाकी भी सारे चैप्टर्स में
सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लिखना है, उसके बाद ही आंसर स्टार्ट करना है कि आप जो अकाउंटिंग हमें बता रहे हो वो आपने किसकी बुक्स में करी हुई है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इन द बुक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर है, सबसे पहले वो लिखना है। तो कात्रक की बुक्स में पहली एंट्री हमने बना दी है, देखिए समझ आ रही है कि नहीं। क्लियर? इसकी नरेशन लिखते हैं। Being bills payable to Basu, discharged by cash payment of 1000 and new bills of exchange for balance of 1500 along with interest of 50 rupees. क्या मैम इतनी बड़ी नरेशन लिखनी है? हाँ हाँ, पूरी नरेशन जो है लिखनी है। तो हमने ये जो लाइन डाल के लिखा है ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये हमने अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एंट्री क्या क्या बनी होगी। पेपर में तो हमें सिर्फ फाइनल आंसर देना है, फाइनल जर्नल एंट्री। आगे चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन, जी गुप्ता's acceptance for rupees 4000 which was endorsed by Katrak to M. Mehta was dishonored. Mehta paid 20 rupees noting charges, bill withdrawn against check. देखो ऐसा पॉइंट देखकर आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पानी पियोगे, खुद को आप संभालोगे, ठीक है। फिर आप खुद को याद दिलाओगे क्वेश्चन हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, शैतानी करेगा लेकिन दोस्ती निभाएगा, ठीक है। खुद को हिम्मत देके फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 पार्टी आ गई हैं, जी गुप्ता, कात्रक और एम मेहता। हमें कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमेशा। तो सबसे पहले जी गुप्ता के साथ देखते हैं। जी गुप्ता's एक्सेप्टेंस इंडोर्स्ड बाय कात्रक। तो जी गुप्ता और कात्रक में ड्रॉर कौन है? जी गुप्ता's एक्सेप्टेंस, जी गुप्ता's एक्सेप्टेंस। तो ड्रॉई कौन है? जी गुप्ता। तो कात्रक कौन है? ड्रॉर। वैसे भी देखो इंडोर्स्ड बाय कात्रक, इंडोर्स कौन कर सकता है? ड्रॉर। समझे कैसे कैसे पॉइंट पर आई से आई चेक करता है। यहाँ पर आपके पास 2 हिंट हैं कि जी गुप्ता's एक्सेप्टेंस है तो वो बंदा कौन हुआ? ड्रॉई। इंडोर्स्ड बाय कात्रक है तो फिर कात्रक क्या हुआ? ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर ही इंडोर्स कर सकता है। इसका मतलब ये जो 2 बिल आ रहे हैं, जी गुप्ता और के कात्रक की जो बात चल रही है यहाँ पर, अगर ये ड्रॉई है और ये ड्रॉर है तो क्या मैं कह सकती हूँ जी गुप्ता के कात्रक के डेटर हैं? है ना, डेटर होंगे ना ये, इन्हीं से तो हमें पैसा लेना है। मतलब डेटर और ड्रॉई सेम होता है क्या? डेटर और ड्रॉई सेम होता है। देखो ना, शिनचैन ने भूरी भूरी को सामान बेचा था तो शिनचैन के लिए भूरी भूरी डेटर हो गया, ठीक है। फिर इसी से हमने बिल लिया था तो इसको एक्सेप्ट किसने किया था? भूरी भूरी ने। तो ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसका मतलब डेटर ही एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसका मतलब डेटर ही ड्रॉई है, क्योंकि सास भी कभी। तो ड्रॉई ही कभी डेटर था, डेटर ही कभी ड्रॉई था, वो सेम ही तो बात है। वो हमारी बुक से चला गया और फिर बिल के फॉर्म में वापस आ गया। लेकिन डेटर और ड्रॉई मतलब सेम के नहीं,
पूरे दिल खोल के बता दो, मुझे कोई डाउट है तो इसमें दिल से पूछ लो अपने कि भाई मानता है ना तू ड्रॉई और डेटर सेम पर्सन है? पक्का? ड्रॉई और डेटर, जो डेटर है वो ही हमारा ड्रॉई है, डेटर ही बिल को एक्सेप्ट करता है। तो जी गुप्ता और के कात्रक, अगर जी गुप्ता ड्रॉई है तो के कात्रक के लिए ये क्या है? डेटर। कात्रक ने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, और वो लेकर के कात्रक ने क्या कर दिया? इसने बिल दे दिया एम मेहता को, ये इसने बिल इंडोर्स किया है। तो अगर इसने एम मेहता को इंडोर्स किया है तो इसका मतलब एम मेहता इसका क्रेडिटर के डेटर? क्रेडिटर। तो बात ठीक हो गई, बिल हमने इंडोर्स कर दिया, डेटर से ले लिया, क्रेडिटर को हमने दे दिया। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस इंडोर्स्ड बाय कात्रक टू एम मेहता डिसऑनर्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बिल हमने इंडोर्स किया था ये क्या हो गया? डिसऑनर। और इस डिसऑनर पे कोर्ट का भी खर्चा आया है 20 रुपये, नोटिंग चार्जेस, ये कोर्ट का खर्चा है। ये हो भी सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते। अगर क्वेश्चन में है तो अब हमारी और लाइबिलिटी 4000 की नहीं है, ये बन गई है 4020 की। तो अब देखो, इंडोर्स्ड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, हमने जनरल एंट्री सीखी है, क्या एंट्री बनती है? डेटर वापस डेटर, क्रेडिटर वापस क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर एंट्री बनती है। तो यहाँ पर क्या बनाए? कात्रक की बुक्स में डेटर टू क्रेडिटर बनना है, जी गुप्ता टू एम मेहता। बोलो हाँ के ना? जी गुप्ता टू एम मेहता, डेटर टू क्रेडिटर। तो यहाँ एंट्री आ रही है जी गुप्ता टू एम मेहता। अमाउंट हो जाएगा 4020। नरेशन लिखेंगे बीइंग जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस endorsed to M Mehta dishonored along with noting charges of 20 rupees. मेहता पेड 20 रुपीज़ एज नोटिंग चार्जेस, ये तो ठीक है। आगे 4 शब्द आ रहे हैं, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इसका मतलब होता है हमने बिल तो ले लिया लेकिन हमने चेक दे दिया। ठीक है, पहले इंग्लिश टू हिंदी करें तो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब होता है बिल हमने ले लिया, बदले में हमने चेक दे दिया। अब ये आपको समझना पड़ेगा ये किसने किसको चेक दिया है, ये खुद से समझना पड़ेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज और अकाउंट्स का कनेक्शन है जो ये भी आपको क्वेश्चंस के अंदर तंग करेगा। अब पहले आप लोग अपना अंदाज़ा लगाओ, ड्रॉर ने लिया है किससे? नहीं, देखो, जी गुप्ता और एम मेहता तो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं ना, है ना। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो या तो जी गुप्ता और कात्रक के बीच में होगी या फिर कात्रक और एम मेहता के बीच में होगी।
तो ये जो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक है, या तो ये कात्रक और जी गुप्ता की बात हो रही है या कात्रक और एम मेहता की हो रही है। कात्रक और एम मेहता की हो रही है। अब कैसे पता किया आपने? हाँ, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्वेश्चन आपका दोस्त है, मैं इससे ये बात आपको बोलती हूँ। आपको कैसे भी पता चला? आपको पता तो चल गया। एक दो बच्चों को नहीं पता चला, हो जाएगी दोस्ती। मेजॉरिटी को पता चल गया कि ये बात तो कात्रक और मेहता की हो रही है, क्योंकि कात्रक ने पेमेंट किसको देनी है? एम मेहता को। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी की तरफ अपनी लायबिलिटी सेटल करते हैं, हमने एम मेहता को पेमेंट करनी थी तो हमने बिल दे दिया, अब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या होता है, हमारी पोजीशन बिजनेस में खराब होती है। अब एम मेहता ये नहीं बोलेगा कि गलती जी गुप्ता की है, एम मेहता क्या बोले, कात्रक की गलती है। भाई तुमने बिल दिया था ना, तुम सोच लेते ना पेमेंट आनी है कि नहीं। एम मेहता क्या कहेगा, मुझे ऐसा बिल पकड़ा दिया जो डिसऑनर हो गया। तो हमारी पोजीशन खराब ना हो तो हम क्या करते हैं कि चलो इनको तो पेमेंट करो, जी गुप्ता से रिकवर कर लेंगे। एक बार इसको तो फिर ऐसा करते हैं, बिल डिसऑनर हो गया, कैश पेमेंट कर देते हैं या बैंक से। तो बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब एम मेहता को हमने पेमेंट कर दी। कितनी करी होगी? 4020 की। तो हमारी अगली एंट्री एम मेहता टू बैंक, बी पार्ट के अंदर दो एंट्रीज हैं। एम मेहता टू बैंक, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। कॉमा की आदत अगर नहीं है तो डाल लीजिएगा, डालना शुरू कर दीजिएगा। जैसे 4020 लिखा है तो 4 के बाद कॉमा, फिर 020। being payment made to M Mehta against bill dishonored. देखिए बी पार्ट में कोई भी डाउट? सी पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें रिटायर आ रहा है, हम रिटायरमेंट पहले समझेंगे फिर करेंगे। अभी हम डी पे आते हैं। डी को एक बार पहले आप पढ़ लो साइलेंटली, फिर मैं पढ़ूंगी। डी पार्ट एक बार आराम से आप पढ़ लो, आपके हिसाब से मतलब देख लो इसका। तो एक बार आपको जो एंट्री लग रही हो ना, वो आप मुझे बताना आपके हिसाब से, कोई भी जो एंट्री आपको समझ आ रही हो कि इस केस में ना हम क्या एंट्री बनाएंगे। हम कात्रक की बुक्स के अंदर हैं। गलत होगी ना तो कोई बात नहीं है, बस आप एंट्री बनाओ, वो ज़रूरी है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो जो भी बना ले वो बताए कि क्या एंट्री आपको लग रही है। पहला ऑप्शन है BR टू BP, और आपका अमाउंट 5000। और बताएं।
लिखेगा कोई नहीं, अभी सिर्फ बताओ, मैं सामने स्क्रीन पे लिख रही हूँ। और क्या हो सकती है एंट्री? बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, ओके। देख रहे हो कितनी बड़ी गलती हो सकती है ये, मतलब आपको बीपी टू बीआर करना है या आपको बीआर टू बीपी करना है, कितनी बड़ी बात है, कितना सोचना आपको पड़ेगा कि क्या बनेगी। और अगर आपने गलती कर दी तो आपने एसेट को लायबिलिटी कर दिया, लायबिलिटी को एसेट कर दिया, तो अकाउंटिंग ही गलत हो गई पूरी। और कोई ऑप्शन? ज़रूरी नहीं है बीपी बीआर ही आए, कुछ और भी आ सकता है इसके आंसर में। और किसी को कोई एंट्री लगता हो बननी चाहिए यहाँ पर? आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए डी पार्ट का? कितने बच्चों को लगता है बी आर टू बीपी, और कितने बच्चों को लगता है बीपी टू बी आर? चलो चेक करते हैं। और किसने कोई आंसर नहीं बताया? बताओ। बी पी पटेल, पी पटेल टू बिल्स रिसीवेबल। और कोई आंसर? बीपी टू पी मोदी, पी मोदी है, हाँ पी मोदी, ठीक है। और कोई आंसर? और किसी को कोई आंसर लगता हो? क्योंकि आपकी गलती क्लास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ ना हम क्लास में करेंगे, पेपर में नहीं। और एक जगह गलती होगी तो अच्छा है हम क्लास में ही करें। तो आप जो सोच रहे हो वो बोलो, जो गलत होगा उसको समझना, ताकि पेपर में कभी रिपीट नहीं होगा। वो कोचिंग का फ़ायदा ही है। अगर ये फ़ायदा भी नहीं उठाया तो पैसे बर्बाद हैं। तो तुम्हें पैसे दिए ना, तो ध्यान रखना सीखने के लिए नहीं, गलतियाँ करने के लिए। सारी क्लास में करेंगे, पेपर में नहीं करेंगे। और किसी के माइंड में कोई आंसर आता है? चलो अब चेक करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है कात्रक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ड्रॉर और ड्रॉई है? कात्रक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल, कात्रक ड्रॉई है और पी पटेल ड्रॉर है, ठीक है। अब यहाँ इस लेवल पर पहले ये सोचो, कात्रक की बुक्स में क्या हुआ पड़ा है ऑलरेडी? कात्रक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल है, तो ये ऑलरेडी क्या कर चुका है? तो पहले तो हुआ होगा परचेज टू पी पटेल, फिर उसके बाद पी पटेल टू बिल्स पेएबल, ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, ये एंट्री ये बना चुका है अपनी बुक में। देखो सबको समझ में आती है ये बात। कात्रक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल, तो हम ये तो बना चुके हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन आ रही है पी मोदीज एक्सेप्टेंस टू कात्रक। तो इसकी एंट्री कात्रक की बुक्स में क्या बन गई होगी? बिल्कुल ठीक, बी आर टू पी मोदी। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि देखो ये दोनों बुक्स, ये दोनों एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ये ऑलरेडी हैं बुक्स के अंदर। अब हमें किस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनानी है? कह रहे हैं ये दोनों ना बिल डिस्चार्ज हो गए हैं, ये दोनों बिल खत्म हो गए हैं, लायबिलिटी। कात्रक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल डिस्चार्ज्ड बाय पी मोदीज एक्सेप्टेंस टू कात्रक फॉर सिमिलर अमाउंट। ये दोनों बिल खत्म हो गए हैं एक दूसरे की मदद से। मतलब अगर मैंने इस बिल के बदले कैश दिया होता, अगर मैंने इस बिल के बदले कैश दिया होता तो मैं एंट्री बनाती बिल्स पेएबल टू कैश। लेकिन मैंने इस बिल के बदले कैश नहीं दिया, मैंने पता है क्या किया? मैंने बिल ही दे दिया। दिल के बदले दिल नहीं, बिल के बदले बिल। मैंने कहा किसको? ये मेरा बीपी किसके साथ है? पी पटेल के साथ। मैंने बोला कि तुम्हें ये पेमेंट करनी है ना,
तो मेरे पास ये एक बिल है, ये तुम ले लो, तो मैंने कर दिया BP टू BR। यानी कि जो लॉ कह रहा है ना एक्सेप्टर इंडोर्स नहीं कर सकता, वो इस क्वेश्चन में हो रहा है। लॉ मना कर रहा है ना, एक्सेप्टर इंडोर्स नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमने डिस्चार्ज कर दिया बिल को बिल के साथ। तो अगर मैंने कैश दिया होता तो BP टू कैश होता, पर मैंने यहाँ पे बिल दे दिया है तो BP टू BR। दिस बिल्स पेबल, ये वाला बिल मेरे लिए तो BP है, मैं कातरक की बुक्स में हूँ। ये वाला BP मैंने डिस्चार्ज कर दिया, कैसे? ये वाला बिल देकर। तो मैं BP के बदले कैश देती हूँ तो BP टू कैश, मैं BP के बदले कार देती हूँ तो BP टू कार, मैं BP के बदले ज्वेलरी देती हूँ तो बिल्स पेबल टू ज्वेलरी, मैं BP के बदले दूसरा ही बिल दे रही हूँ BP टू BR। तो एंट्री सही क्या बन गई? BP टू BR। तो हमारा आंसर यहाँ पर है बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल 5000 के अमाउंट से। और ये बाकी 3 आंसर में अपनी मिस्टेक्स देखिए, क्या आपको गलती समझ में आ रही है क्यों नहीं बनेगा? जैसे यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई BR टू BP में, ये लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, ये क्रिएट हो गई। ख़त्म करनी थी, हमने क्रिएट कर दी, तो BP क्रेडिट नहीं हो सकता, ये इसलिए गलत हो गया। P पटेल टू BR क्यों नहीं हो रहा? वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है बुक्स के अंदर। तो अगर हमने P पटेल को फिर से डेबिट कर दिया तो हमने 2 बार डेटर क्रिएट कर दिया, वो नहीं हो सकता, ये इसलिए गलत है। सेम ये BP टू P मोदी, जब आप ये देखोगे ना कि बुक्स में ऑलरेडी ये हो चुका है, फिर ये मिस्टेक नहीं होगी। तो थोड़ा सा ये बैक में जाके देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी अभी तक क्या एंट्री बन चुकी है, फिर हम डिसाइड करें इस समय हमें बनाना क्या है। तो एंट्री आ गई है BP टू BR। बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस। नरेशन लिखते हैं। बीइंग बिल रिसीवेबल फ्रॉम P मोदी endorsed to P पटेल। देखो एक बार लाइन चेक कर लो, समझ में आ रही है? बीइंग बिल रिसीवेबल किसका था? ये हमें मिलना था P मोदी से, हमने इसको इंडोर्स कर दिया है टू P पटेल। क्यों किया है हमने? ताकि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो आगे हम लिखेंगे इन फुल सेटलमेंट। हमने इंडोर्स कर दिया है कि भाई हमारी लायबिलिटी ख़त्म, ये बिल ले लो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, A, B और D एकदम क्लियर है। C हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की मुलाकात हमारी समाप्त। आज कोई होमवर्क नहीं है आपका, अभी इतना कवर ही नहीं करा है कि होमवर्क दे सकें, तो आज सिर्फ क्लास वाला रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।